लो तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 के बारे में। इसके बारे में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पिछला लेक्चर है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का, उसमें भी बात करी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो पिछले 13 एक्ट्स को रिपील कर रहा है। वो 13 एक्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, इस एक्ट की इस कोड की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दी थी, और वहां से बता भी दिया था कि क्लोज जो है लास्ट 134 उसमें इनके नाम है। ठीक है, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट जो है ये रिपील कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, डॉक वर्कर्स एक्ट 1986, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशमेंट 1970, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1955, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1976, बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981। ये मैं आपको फिर से इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि इस कोड में ये 13 एक्ट रिपील हो रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड सारी बातें हमें ये कोड बताएगा। क्योंकि अब ये कोड रिपील हो जाएंगे तो इसी कोड से देखना होगा, ठीक है, कि क्या क्या कहा गया है, ठीक है, इन एक्ट में। और ये अभी पास नहीं हुआ है, ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है। ठीक है, और कोरोना की वजह से कोई संभावना भी नहीं है कि सरकारें या संसद कुछ और सोच पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि दोनों ही चीज़ें अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये कोड भी और इसमें जो एक्ट हैं वो भी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के आसपास फिर हमारा पेपर घूमेगा, क्योंकि अभी फाइनल होके नहीं आया, तो कोड भी इम्पोर्टेंट है और एक्ट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जुलाई में लोकसभा में पेश किया गया संतोष गंगवार जो लेबर मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके द्वारा। और क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक्ट है, काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो लगभग सारे एस्टेब्लिशमेंट जो है इसके अंदर आएंगे, 10 से ऊपर जिसके भी 10 या 10 से ऊपर जिसके भी एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं, उसमें भले आईटी कंपनी हो या और कंपनीज हो। ठीक है, लगभग सारे एस्टेब्लिशमेंट सर्विस सेक्टर भी क्यों ना हो, सब इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और आपने देखा बीड़ी सिगार वर्कर, सिने वर्कर, ठीक है, जर्नलिस्ट, डॉक वर्कर, मोटर ट्रांसपोर्ट, तो पूरा ये एक कॉम्पैक्ट एक्ट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट कोड है जिसमें लगभग सारे ही एस्टेब्लिशमेंट, सारे वर्कर जो हैं कवर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कोड ऑन वेजेस के द्वारा हम पूरे देश पे अब एक मिनिमम वेजेस अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह सारे वर्कमैन्स के लिए ये कोड है जिसमें सभी लोग कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके हम चैप्टर्स देखते हैं। पहला चैप्टर में तो डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में इसमें रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब ये जो एक्ट, ये जो कोड है, ये मोस्टली क्या कवर करेगा? तो जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बातें आप अधिकतर इसमें देखेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशमेंट, इसीलिए हमने दोनों एक्ट जो है पहले पढ़ ली अच्छी तरह, ताकि आपको इस कोड में दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी जो है सिने वर्कर्स से बीड़ी सिगार और जर्नलिस्ट और ये सब आते रहेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट का रूप लेंगे चैप्टर में, बाकी सब चीज़ें जो है अपने मेन एक्ट से चलती रहेंगी। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर में पढ़ा था किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंसिंग होगी, और फिर किस तरीके से उसको हटाया जाएगा, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन जो इसका सेकंड चैप्टर है उसमें यही है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। ठीक है, अपील किस तरह करनी है उसके खिलाफ, और अगर आपको कोई चालू कर रहे हो आप या बंद कर रहे हो, कमेंसमेंट और सेसेशन दोनों ही केस में किसी ऑपरेशन के आपको किस तरह से नोटिस देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 3 जो इसका है, उसमें ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज है। ठीक है, कि कौन कौन सी ड्यूटीज जो है वो एम्प्लॉयर की हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज जो है वो एम्प्लॉयज की हैं। ठीक है, कौन कौन से एक्सीडेंट अंतर्गत आएंगे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में हमने पढ़ा था क्या क्या हो सकता है। और इसके 3 शेड्यूल हैं जो मोस्टली फैक्ट्रीज एक्ट से ही निकल के आ रहे हैं। 3 में से 2 शेड्यूल तो वही हैं। ठीक है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। जो पहला शेड्यूल था फैक्ट्रीज एक्ट का,
ठीक है, वही इसमें है कि हैजार्डस प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेकंड उसमें था कि कौन कौन से सब्सटेंस है जिनकी कितनी मात्रा जो है परमिसिबल है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सेकंड शेड्यूल कुछ और है। ठीक है, और थर्ड शेड्यूल सेम है जो वहाँ पे था, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज। ठीक है, यानी कौन कौन सी डिजीज मानी जाएंगी इसमें हुई हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट। तो सेकंड शेड्यूल ही सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट से अलग है, और वो यहाँ पे ये है कि लिस्ट ऑफ मैटर्स, कौन कौन से मैटर हो सकते हैं, जैसे मशीनरी को फेंसिंग करने से रिलेटेड या मशीनरी में कोई काम करने से रिलेटेड कौन कौन से मैटर हो सकते हैं जिन पे अपील की जा सकती है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो ये पूरा पूरा एक तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट के शेड्यूल है, बस एक बीच का है उसमें सब्सटेंसेस की जो परमिसिबल लिमिट थी उसकी वजह लिस्ट ऑफ मैटर्स है। बाकी पहला और तीसरा, ठीक है, हैजार्डस प्रोसेस कौन कौन से हैं, और थर्ड है नोटिफाइबल डिजीज, वो वैसे ही हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स की हम बात कर रहे थे। चैप्टर 4 जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का है। तो इसमें सारे जो सेफ्टी और हेल्थ के मीजर हैं, एडवाइजरी बोर्ड बनाए जाएंगे, किस किस तरीके से काम करेंगे वो बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर 5 है वो हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का है। ठीक है, कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ और वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना, उसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। चैप्टर 6 है वेलफेयर प्रोविजंस, वो क्या क्या वेलफेयर प्रोविजंस कर सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए। इसके बाद चैप्टर 7 है आवर्स ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव विद वेजेस, क्योंकि अब और कुछ नहीं रहने वाला है तो इसी से लीव भी देखी जाएंगी। ठीक है, लीव आपको कौन कौन सी मिलेंगी, आवर्स ऑफ वर्क क्या है, कितने घंटे आपको काम करना है। ठीक है, हॉलीडेज आपकी कौन कौन सी होंगी, उससे रिलेटेड चैप्टर 7 है। चैप्टर 8 है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। ठीक है, आपको रजिस्टर का रिकॉर्ड, रजिस्टर का, रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस किस तरह करना है, रिटर्न्स आपको किस तरह फाइल करने हैं। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत रहेगा। चैप्टर 9 है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर अथॉरिटी। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ही हमने नाम दिया था कोड ऑन वेजेस में, वही नाम यहाँ पे दिया गया है। किस तरह वो बनेगा, क्या उसकी पावर्स हैं, ठीक है, और कौन सी अथॉरिटी पे आप जा सकते हो। तो ये सब चीजें इसके अंदर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 10 की। तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस है रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, तो वुमेन के लिए भी क्या क्या कहा जाएगा, उनका काम कहाँ, उनको नहीं एम्प्लॉय करना है, जैसे नाइट में नहीं करना है, डेंजरस ऑपरेशन में नहीं करना है, तो वो सब बातें चैप्टर 10 में बताई गई हैं। इसके बाद है चैप्टर 10 स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजंस के लिए चैप्टर है। इसका पहला जो पार्ट है वो तो इन्हीं को कवर कर रहा है। इस चैप्टर के भी 5 पार्ट है। इसका पहला पार्ट कवर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को। ठीक है, इसके बाद में जो पार्ट 2 है वो ऑडियो विजुअल वर्कर्स। ऑडियो विजुअल वर्कर्स आप किसको कहोगे, जो सिने वर्कर का जो है। ठीक है, उसमें जैसे आप कुछ भी देखते हो, मुझे देख रहे हो, तो इसमें ऑडियो भी है और विजुअल भी है। ठीक है, फिल्म देखते हो या डिजिटल जो भी सारा प्लेटफॉर्म है वो ऑडियो विजुअल कहा जाता है। उसमें काम करने वाले ऑडियो विजुअल वर्कर कहे जाते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, ठीक है, म्यूजिक कंपोजर हो, जो भी लोग हों। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे पार्ट 2 में ऑडियो विजुअल वर्कर्स के लिए। पार्ट 3 जो है माइंस है। ठीक है, पार्ट 3 इसका माइंस है। और इसके बाद में पार्ट 4 है बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स। पार्ट 5 है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, और पार्ट 6 है फैक्ट्रीज। तो जो 5 पार्ट हैं वो तो स्पेशल है, और पार्ट 6 जो फैक्ट्रीज एक्ट से निकल के आया है। टोटल 6 पार्ट हैं इसमें। ठीक है, चैप्टर 11 में अलग अलग प्रोविजंस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 12 की। तो इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है। ठीक है, कि किस किस तरीके से पेनल्टीज लगाई जाएंगी, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या कर सकता है, एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और चैप्टर 13 में मिसलेनियस, हमेशा जो लास्ट चैप्टर रहता है वो मिसलेनियस रहता है। उसमें वही सब रहता है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, पावर टू मेक रूल्स, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा रहता है कि वो डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। ठीक है, डेलीगेशन कर सकती है, रूल्स चेंज कर सकती है, क्वालिफिकेशन चेंज कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। वो सब लास्ट चैप्टर में है 13 में। इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यही कहा गया है कि ये होल ऑफ इंडिया पे लागू है। इसका बीड़ी सिगार वर्कर्स और प्लांटेशन वर्कर्स की जहाँ तक बात है तो स्टेट और जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं है। ठीक है, और माइंस की जहाँ तक बात है तो माइंस से रिलेटेड ये कोड जो है सब जगह लागू होगा, चाहे टेरिटोरियल वाटर्स हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अदर मेरीटाइम जोन्स, कहीं भी।
ठीक है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम एक्ट 1976 में है, वहाँ पे भी ये लागू होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से कहीं भी इसको अप्लाई कर सकती है। ठीक है, और डिफरेंट प्रोविजंस के लिए डिफरेंट डेट्स भी बता सकती है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, और किसी भी शिप ऑफ वार पे लागू नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या डेफिनेशंस हैं। एडोलेसेंट का मतलब है जो चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी वही जो चाइल्ड और मैच्योर के बीच का है, 15 से 18 के बीच में, वही होता है। ठीक है, एडल्ट का मतलब है कि 18 से ऊपर जो है। एजेंट इसमें किसको कहा जाएगा? when used in relation to a mine means every person whether appointed as such or not who acting or purporting to act on behalf of the owner takes part in management control supervision। ओनर के बिहाफ पे जो भी बंदा जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन में किसी भी माइन या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के भाग लेता है, उसको एजेंट कहा जाएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कहा जाएगा? क्योंकि इसमें काफी सारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व हैं, इसलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ध्यान आपको रखना है कि जो भी मेजर पोर्ट से रिलेटेड है, ऑयल सर्विसेज से रिलेटेड है, एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो भी सेंट्रल एक्ट से बनी है वो सब आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और जो भी बाकी अदर हैं लोकल अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट, वो उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया वही कहा जाता है। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्शन, इसमें ऑडियो विजुअल दोनों हो, उसको ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन हम कहेंगे। ऑडियो विजुअल वर्कर किसको कहेंगे? जो डायरेक्टली या थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्टर और इन एनी कनेक्शन, वो जो भी इन ऑडियो विजुअल के प्रोडक्शन में रिलेटेड है उसको वर्कर कहा जाएगा, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, आर्टिस्टिक। ठीक है, किसी भी तरीके से उसको कहा जाएगा। कब तक उसको कहा जाएगा? जब तक उसका जो मंथली वेजेस है वो जो भी गवर्नमेंट गजट निकाल देगी उससे ऊपर नहीं जाता है, तब तक उसको ऑडियो विजुअल वर्कर में कंसिडर किया जाएगा। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, तो जो भी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क हैं रिलेटिंग टू बिल्डिंग, स्ट्रीट, रोड, रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, नेविगेशन वर्क्स, फ्लड कंट्रोल वर्क्स, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक लाइंस, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, किसी प्राइवेट के हों, किसी के भी जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हैं वो सब इसमें आएंगे। बिल्डिंग वर्कर में क्या है? जो बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है। ठीक है, लेकिन इंक्लूड नहीं करेगा जो मैनेजरियल या सुपरवाइजरी या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में होगा। ठीक है, कार्गो का मतलब क्या है? एनीथिंग कैरीड और टू बी कैरीड इन अ शिप और अदर वेसल और व्हीकल। ठीक है, जो भी कार्गो लेके जाना है या लेके जाया जाना है वो इसके अंतर्गत आएगा। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर आप किसको कहोगे? जो सेक्शन 34 में लिखा होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप किसको कहोगे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको भी बनाएगी। ठीक है, इस एक्ट के तहत। कॉम्पिटेंट पर्सन आप किसको कहोगे? जिसको भी चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो बनाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन भी वही डिसाइड करेगा और उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो उसको बना सकता है जिसको भी सही समझता है। कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसको कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में पढ़ी है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के मर्जी, मतलब उसकी जानकारी के साथ या उस जानकारी के बाहर किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, मतलब कोई भी वर्कर को अपॉइंट किया गया है, कोई भी काम वो कर रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहा जाएगा। कब नहीं कहा जाएगा? जब उसको रेगुलर परमानेंट बेसिस पर सैलरी और जो भी इनके मिलते हैं भत्ते वगैरह वो रेगुलर नहीं मिलने चाहिए नॉर्मल वर्कर की तरह, तो उसको कहा जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर किसको कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर की भी हमने बात की थी कि जो सिर्फ माल सप्लाई ना करे, गुड सप्लाई ना करे, मैन पावर के एम्प्लॉयमेंट में जिसका भाग हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा। कंट्रोल इंडस्ट्री की भी हमने बात की है, जो सेंट्रल एक्ट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में कंट्रोल हो, उसको हम कंट्रोल इंडस्ट्री कहेंगे। डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। ठीक है, ये दिन को कहा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पे जो भी डिप्टी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो पावर में है उस जगह पे जहाँ पे वो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कहा जाएगा। और जहाँ ज़्यादातर केसेस में जिस जगह पे वो फैक्ट्री है वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कहा जाएगा। अगर वो एक से ज़्यादा जगह पे है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा जाएगा। डॉक वर्क का मतलब जो भी रिलेटेड है शिप से, ठीक है, माल भरना, उतारना, चढ़ाना, इसमें ये भी आएगा। प्रिपेयरिंग ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ वेसल्स, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, शिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, सब कुछ इसमें आएगा। एम्प्लॉय का मतलब क्या है? सिर्फ आप जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जो है उसको हटा दो, बाकी सब जो है एम्प्लॉय में आएंगे। कोई सा भी काम करें
वो एम्प्लॉय में आएंगे। किसको इंक्लूड ये नहीं करेगा? एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, उसको ये नहीं कहेगा। माइनिंग में हो, ऑपरेशन सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि इसमें इस एक्ट में सब कुछ ही है, तो सारे ही किसी भी में भी काम करेगा वो एम्प्लॉय में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर के लिए भी जो सारी बातें की गई हैं कि अगर फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री का मालिक, अगर कहीं और किसी में है तो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में जो भी है सरकार के द्वारा, अगर कोई नहीं है तो जो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर है या सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है, अगर वो भी नहीं है, ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिसीज्ड एम्प्लॉयर का अगर मर जाता है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो होगा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें सब कुछ ही कवर है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट में इसमें सब कुछ आएगा, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर, मोटर ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, माइन और डॉक वर्क, फैक्ट्री, इसमें सब कुछ जो हमारे 13 एक्टों से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब इसमें आएंगी। इस एक्ट के तहत फैमिली आप किसको कहोगे? स्पाउस, ठीक है, चिल्ड्रन, जिसमें अडॉप्टेड भी इंक्लूड हैं, ठीक है, हुआ डिपेंडेंट अपॉन हिम एंड हैव नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें सब चीजें आएंगी। कंपनसेशन किस तरह दिया जाएगा मरने पे, वो भी चीजें रहेंगी। तो जो भी कम 18 ईयर्स से कम है, चाहे वो अडॉप्टेड ही क्यों ना हो, ठीक है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, विडो, सिस्टर, डिपेंडेंट जो भी हैं, ठीक है, स्पाउस हो, बच्चे हो, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स, विडो, सिस्टर, सब इसमें आएगा, ठीक है। गोडाउन किसको कहा जाएगा? जो भी वेयर हाउस आप यूज करेंगे, ठीक है, उसका जो भी आप नाम लें, किसी भी आर्टिकल या सब्सटेंस को रखने के लिए उसको आप गोडाउन कहेंगे। हैजार्डस प्रोसेस किसको कहा जाएगा? जो पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। दोनों ही चीजें इसमें आएंगी जो पहले भी हमने बात की थी फैक्ट्रीज एक्ट में, कि जिससे आपको नुकसान है और जिससे बाहर वालों को नुकसान है। मीन्स एक तो काम कर रहा है बंदा, उसको नुकसान है, और बाहर निकल के उसको पॉल्यूशन भी वो करता है। दोनों ही चीजें इसमें आएंगी। हैजार्डस सब्सटेंस क्या होंगे? जो भी गवर्नमेंट गजट से बताएगी, ठीक है। पहले तो फैक्ट्रीज एक्ट में शेड्यूल था उसका, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल नहीं है, इसलिए बताया गया कि जो भी गवर्नमेंट बताएगी नोटिफिकेशन से वो कहा जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस किसको कहा जाएगा? जो भी प्रीमाइसेस हाउस, मतलब खुद का ओनर का हाउस वगैरह नहीं हो, जिस भी प्रीमाइसेस में इंडस्ट्री का काम किया जा रहा है विद और विदाउट एड ऑफ पावर, वो इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस कहलाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री किसको आप कहोगे? इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। जो भी उनके कोऑपरेशन से एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे भी, उसको हम इंडस्ट्री कहेंगे, ठीक है। चाहे उसमें कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है या किसी और तरीके से चल रही है, अथॉरिटी से चल रही है, ठीक है। डोमेस्टिक सर्विसेज, सब कुछ डोमेस्टिक सर्विस इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो सोवरिन फंक्शंस हैं वो रिलेटेड नहीं है। दो चीजें रिलेटेड नहीं है, बाकी सब जो है इंडस्ट्री कहा जाएगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वही होगा जो सेक्शन 34 में बताया जाएगा। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होगा? एनी पर्सन जो कि स्टेट और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा अनदर स्टेट से लिया जाएगा, ठीक है। या फिर आज जो आजकल तो कोरोना में आपको पता ही है, सब जो चल रहा है वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का ही चल रहा है, यानी आप गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और मीन्स के द्वारा प्राइवेटली आप जो है दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हो, ठीक है। मशीनरी अगर हम बात करें तो मशीनरी किसको कहा जाएगा? जो भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क में या किसी भी परफॉर्मिंग वर्क में, रिसीविंग, स्टोरिंग, कंटेनिंग, किसी में भी आपके यूज आ रहा है, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसफरिंग, कंट्रोलिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये सब आपकी मशीनरी में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि ये फैक्ट्रीज एक्ट का पूरा इसमें लिया गया, तो पंपिंग, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, कंपोजिंग, प्रिंटिंग, यानी लंबा चौड़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप किसको कहोगे? जो फैक्ट्रीज एक्ट में था वही पूरा इसमें है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर, जो भी मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 42, वो कहा जाएगा। माइन, क्योंकि पूरा माइन सेक्ट से आया है तो इसमें पूरा ऑल ओपन कास्ट वर्किंग, ऑल शॉप्स, ऑल लेवल्स, ऑल बोरिंग्स, बोर होल्स, ठीक है, लेवल्स, प्लेन्स, प्रोटेक्टिव वर्क, सारा जो माइंस का है वो इसमें आएगा, ठीक है। ओपन कास्ट वर्क क्या होता है ये ध्यान रख लें। ओपन कास्ट वर्क का मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा अंदर पैसेजेस नहीं बनाने पड़ रहे हैं ज़मीन के, आप ऊपर से स्क्रीन से जो सरफेस उस पर डिग कर पा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से दिख रहा है, मीन्स अंदर आपको पैसेज नहीं बनाने पड़ रहे, तो उसको ओपन कास्ट वर्क कहेंगे। मिनरल्स किसको कहेंगे? जो भी हम अर्थ से हमारे काम की चीज़ें निकालते हैं बाय डिगिंग, ड्रिलिंग, माइनिंग, एनीथिंग, वो हम मिनरल्स कहेंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग किसको कहेंगे? जो भी मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम को कर रहे हैं, मीन्स जो भी संस्थाएं कर रही हैं, इंक्लूड्स द प्राइवेट कैरियर, वो भी आएगा इसमें।
मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर जो भी इसमें काम कर रहे हैं, कंडक्टर, ड्राइवर, वर्कर, स्टेशन स्टाफ, लाइन चेकिंग स्टाफ, बुकिंग क्लर्क, एवरीथिंग, ठीक है, कैश क्लर्क, डिपो क्लर्क, सब इसमें आएंगे। ठीक है, क्या इसमें नहीं आएगा? हु इज एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, वो इसमें नहीं आएगा। टू whom the provisions of any law for the time being in force regulating the conditions of service of persons employed in shops or commercial establishment, शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के इसमें नहीं आएंगे, और फैक्ट्री वाले इसमें नहीं आएंगे। न्यूज़पेपर किसको कहेंगे? एनी प्रिंटेड पीरियडिकल वर्क कंटेनिंग पब्लिक न्यूज, कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं प्रिंटेड पीरियडिकल होना चाहिए। न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट किसको कहेंगे? जो भी ये सब चलाती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर, उन एस्टेब्लिशमेंट्स को हम न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन किसको कहा जाएगा? जो भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑक्यूपायर किसको कहा जाएगा? फैक्ट्री के केस में जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है उसके ऊपर। ठीक है, ऑफिस ऑफ द माइन किसे कहा जाएगा? मीन्स एन ऑफिस एट द सरफेस ऑफ द माइन, किसी माइन के सरफेस पर उससे कंसर्न जो ऑफिस है वो कहा जाएगा ऑफिस ऑफ द माइन। ओपन कास्ट वर्किंग में आपको बता चुका हूँ। ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड मीन्स पिछले जो साल था उसमें आपका एवरेज पर वर्किंग डे क्या था? मीन्स आपके रेस्ट हटा दीजिए, हॉलीडेज हटा दीजिए, संडे वगैरह और हॉलीडेज ये सब हटा के पर डे उसको डिवाइड कर देंगे, जितने दिन बचेंगे, जितने टोटल मेंबर आपने रखे थे, तो उससे आ जाएगा पर डे एवरेज आप कितने लोग रिक्रूट कर रहे हो। ओनर किसको कहा जाएगा? माइन के केस में जो पूरा उसको रख रहा है, ठीक है, और प्लांटेशन है जो भी केस है उसमें जो ओनर किसको कहा जाएगा? जिसके हाथ में सब कुछ है, लिक्विडेटर है, रिसीवर है, जो भी पूरा उस कैपेसिटी में है मालिक के तौर पे। प्लांटेशन किसको कहा जाएगा? जहाँ पे कुछ भी चाय, कॉफी, रबर, सिंकोना, कार्डेमम कुछ भी उगाया जा रहा है, ठीक है, या कोई भी अदर प्लांट जो है 5 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा में उगाया जा रहा है, और आपने पिछले एक साल में लोगों को एम्प्लॉय किया है, ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो प्लांटेशन कैटेगरी में आएगा। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स जो भी इसमें रूल प्रेस्क्राइब्ड है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मीन्स जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड है या एंगेज्ड है, तो प्रिंसिपल लेबर जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट ने रखवाया है, ठीक है, फैक्ट्री में ओनर या ऑक्यूपायर हो गया, माइन में ओनर या एजेंट हो गया, ठीक है, और पर्सनल कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो उसमें आपका हो गया। तो इस तरीके से जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उस टाइम पे है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा है या फिर खुद से ओनर है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। प्रोड्यूसर आप किसको कहोगे? जो ऑडियो विजुअल वर्कर थे हमारा, जैसे फिल्म में हम प्रोड्यूसर कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? जो भी फाइनेंस इकट्ठा करेगा या फिर ऑडियो विजुअल वर्कर्स को एक टीम बनाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसको कहेंगे? जो भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत। रिले किसको कहेंगे? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स का सेट, ठीक है, जो काम करेगा ईच पीरियड में, और उसको पीरियड को हम शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, सेल्स एंड प्रमोशन एम्प्लॉयज किसको कहेंगे? जो भी सेल्स एंड प्रमोशन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, और किनको हम नहीं लेंगे? जो 15,000 से ज्यादा जो है सैलरी अगर प्राप्त कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को और चेंज भी कर सकती है। शेड्यूल का मतलब क्या है? और एक मैनेजरियल कैपेसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ना हो। ठीक है, तो मैनेजरियल कैपेसिटी में हो या फिर उसके 15,000 से ज्यादा सैलरी, तो उसको नहीं लेंगे। शेड्यूल का मतलब क्या है? जो भी इसमें बताया गया है इस कोड में, सीरियस बॉडीली इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व्स और प्रोबेबिलिटी इन विच परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है या लॉस हो रहा है परमानेंट किसी एक पार्ट का बॉडी के, तो उसको हम कहेंगे, ठीक है, सीरियस बॉडीली इंजरी। इसके बाद स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, रूल्स और बायलॉज, ऑर्डर्स, ये सब क्या है जो इस कोड में कहे जाएंगे? वही हैं स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, रूल्स, बायलॉज और ऑर्डर्स। वीक किसको कहेंगे हम? 7 डेज का पीरियड जो मिडनाइट ऑफ सैटरडे चालू होता है। वर्कर हम किसको कहेंगे? जो भी स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल किसी भी रूप में काम कर रहा है। किसको हम नहीं लेंगे? जो एयरफोर्स एक्ट 1950 से है, या पुलिस सर्विसेज में है, या फिर मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है, या फिर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है और 15,000 से ज्यादा ले रहा है, उन सबको नहीं लेंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट किसको कहा जाएगा? वर्किंग जर्नलिस्ट जो भी चाहे वो एडिटर हो, सब एडिटर हो, फीचर राइटर, कॉपी टेस्टर, रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, कैमरामैन, जो भी कार्टूनिस्ट, न्यूज फोटोग्राफर, सबको हम वर्किंग जर्नलिस्ट की कैटेगरी में लेंगे। किसको नहीं लेंगे? जो मैनेजरियल कैपेसिटी कमेटी में काउंट कर रहा है। ठीक है, और माइंस की हम बात करेंगे तो दो तरीके से वर्क को डिवाइड किया है, बिलो ग्राउंड और अबोव ग्राउंड। अबोव ग्राउंड का मतलब वही है
ओपन कास्ट वर्किंग में मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर से निकाल सकते हो, और अगर नीचे आपको पैसेज बनाना पड़ रहा है, ठीक है, उसमें कोई शाफ्ट है और उसको डुबाया जाना है, या फिर पहले से ही नीचे से जाके आपको काम करना है, दोनों ही केस में उसको बिलो ग्राउंड कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 था डेफिनेशंस का। इसके आगे के जो चैप्टर है उसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अगला डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।